नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 47 तक पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन क्या करते हैं दोस्तों, 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दिया करता हूं जिसका जवाब आप लगातार दे रहे हैं। और अब एग्जाम बेहद करीब आ चुका है। यह भी हो चुका है कि आपका 6 तारीख से एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर एडमिट कार्ड आ जाए, तुरंत जो लोग बाहर से, दिल्ली से या कहीं और से जाने वाले हैं, तुरंत ट्रेन का टिकट बुक कर लेना आप, है ना, क्योंकि वैसे भी अब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तत्परता आपको दिखानी पड़ेगी। चलिए, उससे पहले आएंगे टॉपिक पर। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, इस ऑफर की वैलिडिटी पर अगर नजर डालें तो 2 से 6 सितंबर तक है, यानी कि आखिरी तारीख आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, 6 सितंबर। अब देखिए, विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर यह ऑफर देखेंगे तो 60 से 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। अब फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य, कल भी आप लोग कुछ पूछ रहे थे ना, कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल हो जाता है, यानी कि अलग से फिर आपको मेंस नहीं करना है। ये क्लियर कर लेना है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये प्रीलिम्स का ही होगा फिर मेंस अलग लेना पड़ेगा, नहीं। फाउंडेशन का मतलब होता है जीरो से हीरो, यानी कि पूरी पढ़ाई आपको इसके अंतर्गत करा दी जाएगी। अब यहां पर विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की वजह में देखेंगे। अगर बीपीएससी की चर्चा करें तो देखिए, 50,000 वैसे फी होता है, लेकिन इस ऑफर के दौरान 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है। केवल 12,999 ही देना है। उसमें भी प्रिंटेड नोट्स आपको, जो कंटेंट है उसको दे दिया जाएगा। जो लोग केवल पीटी टारगेट बैच चाहते हैं 71वीं, तो अब जा रहा है 72वीं तक के लिए, या जिनको चाहिए कि रिवीजन वगैरह करना है, तो बीपीएससी का पीटी टारगेट बैच भी है। वैसे ये 20,000 का होता है, लेकिन ऑफर में केवल आपको 4,500 में मिल जाएगा। एमपीपीएससी और आरएएस का भी उपलब्ध है, ऐसे ही यूपीपीसीएस का भी उपलब्ध है। इन तमाम चीजों के विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9555-124-124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर चलते हैं पहले टॉपिक पर। क्या कहता है, हाल ही में सलीम अख्तर का निधन हुआ। ये चर्चित व्यक्ति रहे। देखिए, बिहार में निश्चित तौर पर देखेंगे तो 1 से 2 प्रश्न 150 में ऐसा रहता है जो चर्चित व्यक्ति से संबंधित है। हमने पीवाईक्यू में देखा इन सब चीजों को। उसमें किसी को पुरस्कार मिला हो तब भी, या किसी व्यक्ति को कोई पद मिला हो, या किन्हीं का निधन हो गया हो, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा किया जाता है। सलीम अख्तर एक बेहद प्रसिद्ध चेहरा है। अभी आएंगे, उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। इनका हाल ही में निधन हुआ। कहा जा रहा है कि किस भाषा में समाचार प्रस्तुत करते थे। मामला समझ में आ गया। यानी कि अगर पूछा जा सकता है, यही प्रश्न बना दिया जाए कि सलीम अख्तर किस पेशा से संबंधित थे, तो यह एक पत्रकार थे, है ना, जर्नलिस्ट थे। लेकिन यहां भाषा को लेकर के कहा गया है, समाचार प्रस्तुति को लेकर के कहा गया है, एंकरिंग की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं कि सलीम अख्तर एक बेहद फेमस जो है समाचार प्रस्तुत करता थे, और यह उर्दू भाषा में किया करते थे। बहुत प्रसिद्ध उर्दू भाषा को लेकर के इनके साथ रहा है। ठीक है, तो सी विकल्प के साथ जाइएगा। आकाशवाणी की उर्दू सेवा में इन्होंने वर्षों तक समाचार पढ़कर के श्रोताओं तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। तो एक बहुत फेमस चेहरा ये रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, आखिरी कुछ दिनों में हम लोग ऐसे टॉपिक देखेंगे जहां से अधिक प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5-6 दिन और हैं। अगर 10 तारीख तक भी देख लें तो उतने तक मैं चाहता हूं कि 50 से 60 टॉपिक आपको ऐसे पढ़ा दूं जहां से कम 5 क्वेश्चन आ जाएं। अगर मान लीजिए 50-60 टॉपिक करके 5-6 क्वेश्चन भी निकाल ले जाते हैं, तो फिर आपका थोड़ा बहुत अगर प्रीलिम्स रह रहा है किसी कारण वजह से, वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर है। दूसरे पर चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों का मानदंड खत्म करने की घोषणा की है? ठहरिए और इसको 5 स्टार लगाइए। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें, ये स्थानीय निकाय चुनाव की बात की जाएगी, संविधान की अनुसूची 11वीं 12वीं की चर्चा की जाएगी, 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन की बात की जाएगी जो 1992 में हुआ। यानी कि कुल मिलाकर के ये सारे चीज जो जुड़ा हुआ है पंचायत और स्थानीय चुनाव से, नगर निगम से। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कोई भी कोताही ऐसे टॉपिक पर नहीं करना है। हाईलाइट कीजिए इस टॉपिक को, अलग से पता होना ही चाहिए आपको इसके विषय में सब कुछ। और यहां पर देखिए, एक राज्य हुआ करता है दक्षिण का, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में दरअसल पहले क्या था, 1990 के दशक से उसने ये कर दिया था कि राज्य में जिन लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। अब देखिए इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा आंध्र प्रदेश को कि पिछले 30-35 साल में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का फर्टिलिटी रेट काफी गिर गया। फर्टिलिटी रेट बोले तो प्रजनन दर, वह जो 2.1 नेशनल आंकड़ा हुआ करता था, भारत का भी अब 1.9 हो गया है, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश का तो 1.5 के आसपास जाकर के सिकुड़ गया है। तो जाहिर सी बात है लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अब वहां पर जनसंख्या को लेकर के समस्या आने लगा है। जब चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अभी आंध्र प्रदेश के, इन्होंने पहले ही इस लेकर के घोषणा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, और उन्होंने ये फर्टिलिटी रेट के इशू को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के 2 बच्चों के मानदंड जो था पहले से प्रतिबंध लगाया था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब देखिए इससे अब ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, और यह कदम सामाजिक और जनसांख्यिकीय बदलाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ आप जाइएगा निश्चित तौर पर, ठीक है, और बिहार से संबंधित अगर पंचायत स्तर पर कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है तो उसको निश्चित तौर पर आप कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल का प्रोग्राम देखिएगा, अभी मैं करूंगा, आजकल में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें पंचायत और नगर निकाय के विषय में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उस लेक्चर को ठीक से आपको स्टडी कर लेना है, ये सब डेटा वहां जाकर के जुड़ जाएगा, वहां से भी प्रश्न हो सकता है आपको आ जाए। मामला समझ में गया आंध्र प्रदेश, और क्यों ये सब हुआ है, फर्टिलिटी रेट को देखते हुए, ठीक है। अब देखिए जब फर्टिलिटी रेट की चर्चा की जाएगी, मैंने कहा आंध्र प्रदेश का जो है 1.5 के आसपास आ चुका है, राष्ट्रीय आंकड़ा कम से कम 2.1 होना चाहिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। हाल ही के एक रिपोर्ट में आया है कि ये 1.9 हो चुका है। ये पैन इंडिया की बात की गई है, जो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति। आने वाले समय में भारत की जनसंख्या तेजी से घटने वाली है। लेकिन यहीं पर साथियों पूछ दिया जाए कि बिहार का फर्टिलिटी रेट क्या है, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, बिहार का फर्टिलिटी रेट जो है 3.4 है ना। तो कहा गया यहां पर कि बिहार अगर देखा जाए अफ्रीका के कुछ 5-6 देशों को केवल छोड़ जाए तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट अगर किसी जगह का है तो वो बिहार का है। तो आने वाले समय में बिहार के लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है ना, क्योंकि जनसंख्या जब पूरी दुनिया का गिर रहा है, बिहार का नहीं गिर रहा है, फर्टिलिटी रेट यहाँ का अच्छा है। मामला समझ में आ रहा है, इसलिए बिहार से भी ये टॉपिक जाकर जुड़ेगा 3.4, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता दे रहा हूं, पहले से ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में किसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के संबंधित यहां पर समुद्री तट, जियोग्लिफिकल और पेट्रोग्लिफ और प्राचीन मंदिर या फिर ऐतिहासिक किला। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले लोकेशन ध्यान दीजिए रत्नागिरी जिला में। ये आपसे प्रश्न भी पूछ सकता था, लेकिन ये फैक्ट जो है यह आपको प्रश्न में ही दे दिया है, यह भी ध्यान रखना है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात किया गया, वहां पर पाए गए जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, ध्यान दीजिएगा ये भी विकल्प होगा, यानी कि भू चित्र जिसको कहा जाए, जियोलॉजिकल अंकन कहा जाए, और पेट्रोग्लिफ यानी कि कह सकते हैं कि पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है समझिए, पत्थर पर कुछ चित्र बना होता है, ऐसे समझना है, पत्थर पर चित्र। ये भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पत्थर से बने हुए चित्र या भू चित्र कह सकते हैं। जियोग्लिफ का मतलब क्या है, जमीन पर, है ना, इसको भी नोट कीजिए, हो सकता है स्टेटमेंट वाला पूछ दे तो आपसे पूछा जा सकता है। वैसे यूपीएससी वगैरह में इतना डिटेल से पूछेगा, लेकिन फिर भी पीसीएस का लेवल भी आजकल अच्छा हो रहा है तो ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ यानी कि भू चित्र, जमीन पर जो चित्र होगा, जियोलॉजिकल अंकन भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना है, और पेट्रोग्लिफ जो होता है पत्थर पर चित्र होता है। इनको संरक्षित स्मारक जो है वो घोषित किया गया है। अब क्यों ऐसा हुआ है, यह कदम जो है प्राचीन कला और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए उठाया गया है। तो अगर स्टेटमेंट में आता है प्रश्न तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मोटो क्या है। बी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग तीसरे प्रश्न के साथ चलेंगे। चौथे पर चले, देखिए उसी प्रश्न को जरा आगे बढ़ाते हैं ना, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित करने का कानून कौन सा है, ये एक्ट पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। वैसे भी कोई भी पीसीएस अभी आप लोग देने वाले हैं, यूपीएससी का आगे चल करके देने वाले हैं प्रीलिम्स कुछ भी, तो ये टॉपिक वैसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो यहां पर देखिए जो कहा गया है कि आपको कानून बताना है, 4 कानून यहां पर दिया गया है। देखिए यह अधिनियम जो है
वह महाराष्ट्र राज्य में, हमने महाराष्ट्र की चर्चा पहले कर लिया है पिछले प्रश्न में, तो महाराष्ट्र राज्य में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके तहत रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की मैंने अभी चर्चा किया, तो रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ कानूनी रूप से संरक्षित स्मारक बनाए गए हैं, लेकिन इसके लिए एक्ट कौन सा है? बी के साथ, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960, इसके तहत ही ये काम किया गया है। तो बी विकल्प के साथ आप यहां पर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कानून आपको ध्यान रखना है। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग काफी चर्चा में रहा है ना, मैं आयोग के विषय में पढ़ाऊंगा, भी आऊंगा, बिहार के स्तर के आयोग की एक चर्चा करूंगा बिहार स्पेशल में, तो उसमें कुछ आयोग के विषय में मैं बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। नेशनल वुमेन कमीशन आप जानते हैं कि हमेशा चर्चा में रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा केंद्र शुरू किया है? 5 स्टार डालिए, इसको नोट कर लीजिए, यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की रोकथाम और उनके सशक्तिकरण के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र, ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत किया है। क्या किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र। बी विकल्प के साथ जाइएगा आप। क्या उद्देश्य है? स्टेटमेंट में आएगा तो एक उद्देश्य पूछा जा सकता है कि महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति क्या करना है? अवेयर करना है, जागरूक करना है और उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित बनाना है। महिलाएं सिर्फ अगर समाज में, घर में, जहां भी रह रही हैं, कार्यस्थल पर, वहां तो सुरक्षित रह रही हैं मेंटली, फिजिकली, लेकिन डिजिटल दुनिया में कैसे सुरक्षित रखना है कि वहां हैरेस ना हो जाए, इसकी तैयारी भी कोशिश किया गया और इसी के तहत डिजिटल शक्ति केंद्र का एक तरह से कह सकते हैं इसकी शुरुआत की गई है। मामला समझ में आ गया? छठे पर चलें, चलिए इसी प्रश्न को बढ़ाते हैं। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? अगर पूरी तरह से फैक्चुअल पर ही उतर जाए पीसीएस एग्जाम, है ना, बीपीएससी का लास्ट आपने पेपर देखा, तो फिर इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिंपल ऐसे प्रश्नों पे ना बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं किया करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं होता है, इसीलिए घबराना नहीं। देखिए क्या है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? आपको पता है डिजिटल शक्ति केंद्र किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की जो भी अध्यक्ष होंगे अभी रेखा शर्मा है, तो सी विकल्प। अगर रेखा शर्मा का नाम नहीं भी पता है तो यहाँ तो लिखा है ना राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, अध्यक्ष या अध्यक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, यानी कि इस प्रश्न का जवाब नहीं भी जानते, विकल्प को ठीक से पढ़ लेते तो आप प्रश्न तक पहुंच जाते। ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको लीड लेना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ पॉइंट वो लगाना पड़ेगा। मैं लगातार प्रत्येक दिन ये आपको हिंट देता रहता हूं। यह पहल क्या है? महिलाओं के साइबर सुरक्षा ज्ञान और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं 7वें पर। भारत का पहला राइस एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया? राज्य को लेकर के पूछा गया है, यह है, और यहां पर पहला कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए, राइस एटीएम की चर्चा किया गया है, इसको 5 स्टार आप डाल लीजिए। ये टॉपिक जो है ना पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और हो सकता है बिहार में पूछ दिया जाए। भारत का पहला राइस एटीएम जो है वो ओडिशा में हुआ है और ओडिशा की राजधानी कहां पर है? भुवनेश्वर। तो ये नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछ दे तो मैं यहां लिख ही देता हूं, भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये ओडिशा में ये स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि लोगों को सुविधाजनक और त्वरित तरीके से क्या करना है? सुविधाजनक और त्वरित तरीके से अनाज उपलब्ध कराना है। जो खाद्यान्न संकट की बात की जाती है या भुखमरी, इन सब से निपटने के लिए यह कारगर कदम हो सकता है। 8वें पर चलें, राइस एटीएम के माध्यम से अनाज वितरण किस प्रक्रिया द्वारा होगा? थोड़ा सा डेप्थ अगर बीपीएससी जाना चाहे तो फिर इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, इस राइस एटीएम में राशन कार्ड धारक जो होते हैं वो अपनी बायोमेट्रिक पहचान, आधार कार्ड आप बनाते हो ना, तो क्या होता है? बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है। क्या होता है बायोमेट्रिक पहचान? मोटे तौर पर कहा जाए, टेक्निकल भाषा में ना कहूं तो देखिए, ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये फिंगरप्रिंट, ये जो आइरिस स्कैन होता है, इसको लेकर के स्कैन किया जाता है। तो बायोमेट्रिक पहचान से राशन कार्ड धारक जो है उसको लिंक कर दिया जाता है और उसके माध्यम से वो अनाज प्राप्त करेंगे। तो राइस एटीएम की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पारदर्शी और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के सुविधा ना ले सके। मामला समझ में आ रहा है? तो देखिए, मैनुअल वितरण नहीं होगा, ऑनलाइन पोर्टल यहां पर नहीं होगा, बायोमेट्रिक प्रक्रिया मोबाइल ऐप, तो क्या होगा? बायोमेट्रिक प्रक्रिया। अब देखिए, ये प्रश्न जो है ना करंट अफेयर के साथ साथ साइंस का सब्जेक्ट हो गया, साइंस का एक टॉपिक हो गया। अब आप साइंस देख करके घबरा जाते हैं, बताइए इसमें घबराने जैसा क्या है? ठीक से थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे बायोमेट्रिक प्रक्रिया की बात की जा रही है। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, आगे चलिए 9वें पर। मद्रास उच्च न्यायालय ने
मद्रास हाईकोर्ट की बात की गई, हाल ही में किस मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब देखिए कई मामले हो सकते हैं मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, या किसी भी पटना हाईकोर्ट के लेकर के पूछ दे तो ऐसा तो नहीं कि एक ही फैसला आया है, प्रत्येक दिन हाईकोर्ट वगैरह में कुछ ना कुछ डिसीजन आते रहता है, फिर आप कंफ्यूजन होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न पढ़ करके भाग नहीं जाना है, विकल्प के साथ जाना है। विकल्प आप पढ़ेंगे आपको लग जाएगा कि हाँ ये मामला बहुत चर्चा में रहा है और यही सबसे बेहतर विकल्प है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और उस ऐतिहासिक निर्णय की देश भर में चर्चा रही है। ऐतिहासिक निर्णय क्या है? मंदिर में स्थापित मूर्ति को कानूनी दृष्टि से जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान रखना है, क्या कहा मैंने? मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है कानूनी दृष्टि से उसको जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ है कि मूर्ति के अधिकारों और संपत्ति के मामलों में इसे एक व्यक्ति के तरह ही कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा उस मूर्ति को। मामला समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत यूनिक मामला है ये, और कहीं भी आप पीसीएस दें, आप यूपीएससी का एग्जाम दें, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नोट कीजिए, इस पर और थोड़ा सा बल्कि पढ़िए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बी विकल्प देखिए, मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के तौर पर मान्यता देना ताकि इनके अधिकारों की जो है संपत्ति वगैरह की रक्षा की जाए। 9 का बी हो गया। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 से कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पाकिस्तान ने जब संभाला था तो इसकी बहुत चर्चा हुई है ना। तो आप समझते हैं क्या होता है। दरअसल देखिए पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत समय के लिए, केवल 1 माह के लिए। ये रोटेशन पर चलता है, जो अस्थायी या अस्थायी सदस्य वगैरह होते हैं ना, रोटेशन पर अध्यक्षता मिलता है। तो यूएनएससी की अध्यक्षता जो है सदस्य देशों के बीच रोटेशन सिस्टम के अनुसार होती है और एक महत्वपूर्ण वैश्विक निर्णयों के नेतृत्व में अपनी भूमिका निभाता भी है। तो अब यहां पर पाकिस्तान फिलहाल नहीं है अध्यक्ष, ठीक है। बी विकल्प के साथ चलेंगे, 1 महीना। मामला समझ में आ गया? मुख्य क्या था यहां पर? रोटेशन सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा बस। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक कोशिश कर रहा हूं कि अगले कुछ दिनों आपको बता दूं, चर्चा करूं, जो आने वाले समय में 50-60 टॉपिक में 4 प्रश्न बन जाए तो आपका काम निकल जाएगा यहां से। 20 फरवरी 1947, ध्यान दे देखिए, प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटेन की बात की जा रही है, भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाइए। दूसरी बात, ये पूछा जा चुका है कई बार, कई एग्जाम में, पीवाईक्यू में। देखिएगा 5 विकल्प वाला लगातार इसलिए दे रहा हूं कि बीपीएससी में ये चलता रहा है पैटर्न, तो उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बीपीएससी जो है ना, जैसे ऊंट का करवट किधर बैठेगा कोई नहीं जानता है, तो बीपीएससी का एग्जाम में क्या होगा कोई नहीं जानता है ना। बीपीएससी एक बार बहुत मैच्योर तरीके से प्रश्न बनाती है, अगले साल पूरी तरह से फैक्ट डाल देती है, समझ नहीं आता है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी करके जानी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इसमें से 10 में से कितना सही हुआ ये लिखिए, आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। तैयारी कैसी चल रही है, रिविजन कैसा चल रहा है मुझे बताइए। तैयारी हो गई अब, ठीक है, छोड़ दीजिए जितना पढ़ा, ठीक है। कुछ करंट के चीजें हैं जो है वो मैं आपको बता दूंगा, उतना से काम चल जाएगा। रिवीजन बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट का भी करंट के साथ साथ वो क्या चल रहा है जरा उसकी जानकारी दीजिए। 1 सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।